सरकार भारत में चिकित्सा, शिक्षा और प्रैक्टिस के विनियामक ढांचे के संरचनात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है। झारखंड और गुजरात में 2 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। हम औषधियों की उपलब्धता किफायती कीमतों पर सुनिश्चित करने तथा जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं। चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली भी तैयार की जाएगी। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार होंगे और इस क्षेत्र में निवेश आएगा। इससे इन उपकरणों की लागत कम होगी। हम एक श्रमानुकूल माहौल बनाना चाहते हैं जहां श्रमिक अधिकारों की रक्षा होगी और सौहार्दपूर्ण संबंधों से उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और युक्ति संगत बनाने और इन्हें वेतन, औद्योगिक संबंध, पहला है वेतन, दूसरा औद्योगिक संबंध, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, चौथा है सुरक्षा और कार्य स्थितियों पर 4 संहिताओं में सम्मिलित करने के लिए विधायी सुधार किए जाएंगे। आदर्श दुकान और स्थापना विधेयक 2016 पर विचार करने और इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। इससे महिला रोजगार के अतिरिक्त रास्ते खुलेंगे। वेतन भुगतान अधिनियम में किया गया संशोधन श्रमिकों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लाभार्थ हमारी सरकार द्वारा की गई एक और पहल है। हमारी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन को विशेष महत्व दे रही है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाने वाला आवंटन बजट अनुमान 2016-17 में 38,833 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में 52,393 करोड़ किया गया है, जो लगभग 35% की वृद्धि दर्शाता है। इंक्रीज एससी एलोकेशन का इस बजट में है। द एलोकेशन अनुसूचित जनजातियों के लिए किया जाने वाला आवंटन बढ़ाकर 31,920 करोड़ किया गया है और अल्पसंख्यक मामलों का आवंटन 4,195 करोड़ किया गया है। सरकार नीति आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में व्यय की परिणाम आधारित निगरानी की शुरुआत करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड आधार बेस्ड योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा दर्ज होगा। वर्ष 2017-18 के दौरान 15 जिलों में प्रायोगिक योजना के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। LIC वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन की योजना क्रियान्वित करेगी, जिसमें 10 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष का गारंटीकृत प्रतिलाभ मिलेगा। जो 5वां घटक है वो अवसंरचना है। टेक इंडिया एजेंडा का 5वां घटक अवसंरचना है। रेलवे, सड़कें और नदियां देश की जीवन रेखा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वतंत्र भारत का पहला संयुक्त बजट प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें रेलवे भी शामिल है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम निवेश को रेलवे, सड़कों, जलमार्गों और नागर विमानन में लगा सकते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए रेलवे की कुल पूंजी और विकास संबंधी व्यय 1,31,000 करोड़ रखा गया है। इसमें सरकार द्वारा मुहैया कराए गए 55,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। अन्य बातों में रेलवे 4 प्रमुख क्षेत्रों पर अपना फोकस रखेगी, जो इस प्रकार है। पहला है यात्री सुरक्षा, दूसरा है पूंजीगत और विकास कार्य, तीसरा स्वच्छता और चौथा वित्त और लेखा सुधार। यात्री सुरक्षा के लिए 5 वर्ष की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए की निधि से एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष सृजित किया जाएगा। सरकार से प्राप्त मूल पूंजी के अलावा रेलवे अपने स्वयं के राजस्व और अन्य स्रोतों से शेष संसाधनों की व्यवस्था करेगा। सरकार इस कोष से वित्त पोषण किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश
और समय सीमा निर्धारित करेगी। ब्रॉड गेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को 2020 तक समाप्त किया जाएगा। सुरक्षा तैयारी और अनुरक्षण व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। अगले 3 वर्षों में समग्र परिणाम में 10% की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। इसे चिन्हित कॉरिडोरों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के जरिए किया जाएगा। वर्ष 2016-17 में 2800 किलोमीटर रेलवे लाइनों की तुलना में 2017-18 में 3500 किलोमीटर लाइनें शुरू की जाएंगी। पर्यटन और तीर्थाटन के लिए समर्पित रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। रेलवे ने 9 राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है। निर्माण और विकास के लिए 70 परियोजनाओं की पहचान की गई है। स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में शुरुआत की जा चुकी है। स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 2017-18 के दौरान कम से कम 25 स्टेशनों का चयन किए जाने की संभावना है। लिफ्ट और एस्केलेटरों की व्यवस्था करके 500 स्टेशन दिव्यांग जन अनुकूल बनाए जाएंगे। मध्यावधिक संदर्भ में 7000 स्टेशनों पर सौर विद्युत की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। 300 स्टेशनों में पहले ही इसकी शुरुआत की जा चुकी है। 1000 मेगावाट सौर मिशन के भाग के रूप में 2000 रेलवे स्टेशनों के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। हमारा ध्यान स्वच्छ रेल पर है। SMS आधारित क्लीन माई कोच सेवा शुरू की गई है। अब कोच संबंधी सभी शिकायतों और जरूरतों को दर्ज करने के लिए एक एकल विंडो प्रणाली कोच मित्र सुविधा की शुरुआत किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2019 तक भारतीय रेल के सभी कोचों में जैव शौचालय लगाए जाएंगे। ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल निपटान और जैविक अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रायोगिक संयंत्रों को नई दिल्ली और जयपुर रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार के 5 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों पर कार्य किया जा रहा है। इस समय भारतीय रेल निजी क्षेत्र के वर्चस्व वाले परिवहन के अन्य साधनों से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। भारतीय रेलवे को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके कायापलट के उपाय किए जाने होंगे ताकि यह अपनी पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। अतः निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। रेलवे लॉजिस्टिक क्षेत्र के उद्यमियों जो फ्रंट और बैक एंड कनेक्टिविटी मुहैया कराएंगे के साथ भागीदारी के माध्यम से चुनिंदा वस्तुओं के लिए एंड टू एंड एकीकृत परिवहन समाधान क्रियान्वित करेगा। नाशवान वस्तुओं विशेषकर कृषि उत्पादों के परिवहन हेतु चल स्टॉक और प्रचालनात्मक पद्धतियों को कस्टमाइज किया जाएगा। रेलवे जनता के लिए प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा की पेशकश करेगा। IRCTC के जरिए आरक्षित किए गए ई-टिकटों पर लगाए जाने वाला सेवा प्रभार समाप्त किया गया है। कैशलेस आरक्षण 58% से बढ़कर 68% हो गया है। लेखांकन सुधारों के भाग के रूप में मार्च 2019 तक प्रोद्भूत आधारित वित्तीय विवरणों की शुरुआत की जाएगी। रेलवे के परिचालन अनुपात को बेहतर करने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। लागत, सेवा की गुणवत्ता, सामाजिक दायित्वों और परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा कर विचार करते हुए रेलवे के टैरिफ को निर्धारित किया जाएगा। मेट्रो रेल शहरी परिवहन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रही है। क्रियान्वयन और वित्त पोषण के साथ साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मानकीकरण और स्वदेशीकरण के नए मॉडल पर फोकस के साथ नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी। इससे हमारे युवा वर्ग को नए रोजगार अवसर प्राप्त होंगे। मौजूदा कानूनों को युक्ति संगत बनाकर एक नया मेट्रो रेल अधिनियम नियमित किया जाएगा। इससे निर्माण और संचालन में बेहतर निजी भागीदारी और निवेश का कार्य शुकर होगा। सड़क क्षेत्र में मैंने राजमार्गों के लिए बजट आवंटन को बजट अनुमान 2016-17 के 57,976 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में 64,900 करोड़ कर दिया है। तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली 2000 किलोमीटर सड़कों को निर्माण और विकास के लिए चुना गया है। उससे बंदरगाहों और दूर-दराज के गांवों को जोड़ने का कार्य अधिक सुकर होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 से
चालू वर्ष तक बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1,40,000 किलोमीटर, जो कि इससे पहले 3 वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। एक प्रभावशाली बहुरूपात्मक लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा। बहुरूपात्मक परिवहन सुविधाओं के साथ बहुरूपात्मक लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। श्रेणी 2 के शहरों के चुनिंदा हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव को सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत लाया जाएगा। भू संपत्तियों के प्रभावी मुद्रीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। इससे जुटाए जाने वाले संसाधनों को हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।